8 अगस्त 2024 रात के करीब 11 बजे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अभय ने अपने माँ से बात की। उसके बाद वो अपना नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके अपने 2 जूनियर कोलीग्स के साथ डिनर करने जाती है। रात के करीब 2 बजे वो सोचती है बाकी का रात वो सेमिनार हॉल में रेस्ट करेंगे। वो पहले से 36 आवर शिफ्ट कंप्लीट कर चुकी थी और बहुत टायर्ड भी थी। हॉस्पिटल में कोई सेपरेट रेस्ट करने का रूम ना होने के कारण वो सेमिनार हॉल में रेस्ट करने जाती है। और दूसरे दिन सुबह जब अभय की कुलीग उसे ढूंढते हुए सेमिनार हॉल पहुंचते हैं तो उसे अभय की डेड बॉडी नजर आता है। आखिर क्या हुआ था कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में कि पूरे देश में एक डर का माहौल छा गया? चलिए इस बारे में आज बात करते हैं। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं द केस ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज। महिला চিকিৎসকের মৃত্যুতে রীতিমতো তোলপাড় আরজিকর। As the doctors continue their strike over the death of a junior doctor at RG Kar Medical College, अपराधी शास्ति होगी, ये चाहिए अपराधी शास्ति। मेरे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। सुबह हॉस्पिटल से कॉल किया जाता है अभय के पेरेंट्स को और बोला जाता है कि अभय ने सुसाइड किया है। उसकी माँ ये सुन के बिल्कुल टूट चुकी थी और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी सुसाइड कर सकती है। अभय की पेरेंट्स जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने बेटी को देखने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन पुलिस की तरफ से सेमिनार रूम में किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही थी। अराउंड 3 घंटे बाद अभय का फेस दिखाया जाता है उनकी फैमिली को। अभय की बॉडी एक ब्लू मैट्रेस के ऊपर थी जहां वो सेमी नेक कंडीशन में पड़ी थी। वो मैट्रेस खून से भीगा हुआ था और अभय की बॉडी के पास एक जीन्स, अंडरगारमेंट्स और उनके प्राइवेट पार्ट्स के पास एक हेयर क्लिप भी नजर आया। नोटिस करने वाली बात यह है कि सेमिनार रूम में एक ब्लूटूथ हेडफोन भी मिला जो किसका था वो अभी तक पता नहीं था और ये घटना के 6 घंटे बाद हासिल हुआ था पुलिस को। इसके बाद अभय की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है जहां पर पता चलता है bleeding from both eyes, bleeding from the mouth, bleeding from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, head smashed on wall or floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate, thyroid cartilage broken due to strangulation, injury on the lips, scratches on the face, injuries on the left leg, injury on the neck. इस बीच स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था और सभी जल्द से जल्द इस केस पे जो भी इन्वॉल्व है उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग कर रहे थे। पुलिस की तरफ से बताया गया ये क्राइम सुबह 3 से 6 बजे के बीच में हुआ है। कोलकाता पुलिस की तरफ से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाया गया जहां होमिसाइड डिपार्टमेंट और कुछ अदर यूनिट्स भी शामिल थे। हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में कोई सीसीटीवी ना होने के कारण पुलिस को प्रॉब्लम हो रहा था और इसलिए पुलिस बाकी सीसीटीवी जो सेमिनार रूम को कनेक्ट करता हो वो चेक कर रहे थे। पुलिस को नजर आया सुबह के करीब 3 से 6 बजे के अंदर 4 लोग सेमिनार रूम की तरफ जाते हैं, जिनमें से एक के पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं था। वो थे संजय रॉय। अब संजय रॉय के बारे में बात करें तो उनका पास रिकॉर्ड खास अच्छा नहीं था। 2019 में संजय कोलकाता पुलिस में एज ए सिविक वॉलंटियर ज्वाइन किए थे। उसके बाद वो अपना चैनल्स यूज़ करके आरजीकर हॉस्पिटल में पोस्टिंग लेते हैं, जहां वो पेशेंट को एडमिट करना और बेड ना मिलने पर पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया करते थे। ये सब के चलते आरजीकर हॉस्पिटल में संजय का आना जाना लगा रहता था। संजय के नाम पे इससे पहले भी सेवरल कंप्लेंट्स मौजूद हैं और वो ज़्यादातर समय ड्रंक रहता था। रिपोर्ट्स के हिसाब से रॉय ने 4 शादियाँ की थी। वो अपने वाइफ को फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर किया करता था। सीसीटीवी में पुलिस को नजर आया 9 अगस्त सुबह 4 बजे के करीब संजय ने जब सेमिनार रूम में एंटर किया तब उनके पास एक ब्लूटूथ नेकबैंड था, लेकिन वही करीब 45 मिनट्स बाद जब सेमिनार रूम से बाहर निकला तब वो सीसीटीवी में नेकबैंड नज़र नहीं आया। पुलिस जब उस नेकबैंड को संजय के फ़ोन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो इजीली कनेक्ट हो गया। एग्जामिनेशन में पुलिस को संजय के फ़ोन से सेवरल पोर्नोग्राफिक वीडियोस मिले। पुलिस ने बताया क्राइम करके संजय अपने रूम में जाके सो रहे थे और सुबह उठ के वो अपना क्लॉथ्स और हाथ वॉश किया एविडेंस मिटाने के लिए। हाउएवर पुलिस को संजय के शूज़ से ब्लड सैंपल मिला है। एक तरफ ये केस पे जहां साफ दिख रहा था कि ये रेप एंड मर्डर केस है,
वही हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इसे अभया के पेरेंट्स को सुसाइड बताने की कोशिश की। लोगों का गुस्सा इसीलिए और ज्यादा बढ़ चुका था संदीप घोष के ऊपर। अभी संदीप घोष के बारे में अगर बात करें तो इनका पास संजय रॉय से भी बदतर था। संदीप घोष जो कि आरजी कर के प्रिंसिपल थे और इससे पहले भी कई बार उनको ट्रांसफर किया गया था। हॉस्पिटल स्टाफ और स्टूडेंट्स की तरफ से उनके नाम पे कई सारे कंप्लेंट्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को थ्रेट करना, डेड बॉडी को लेकर बिजनेस करना या किसी स्टूडेंट्स को एग्जाम में फेल कराना। लेकिन उनके पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए उनके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। शुरू से इस केस को सुसाइड की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई थी और इस बीच संदीप घोष की तरफ से जो स्टेटमेंट्स न्यूज़ में आ रहे थे वो लोगों के बीच में और ज़्यादा गुस्सा पैदा कर रहा था। संदीप घोष ने बताया अकेली लड़की सेमिनार रूम में क्या कर रही थी, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं पूरे देश के लोग ये प्रोटेस्ट में शामिल होने लगे और लोग संदीप घोष के रेजिग्नेशन की मांग करने लगे। 12 अगस्त संदीप घोष की तरफ से रेजिग्नेशन दिया जाता है, जहां वो कहते हैं मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में। ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ। चौंकाने वाली बात यह है कि उनका ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने की जगह उनको कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल ट्रांसफर मिल जाता है। ट्यूसडे कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रिंसिपल रूम लॉक करके रूम के सामने प्रोटेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं हम नहीं चाहते कि CNMC दूसरा आरजीकर बने। इस बीच कैलकाटा हाई कोर्ट ने इस केस को CBI को ट्रांसफर किया है और संदीप घोष को लीव पर भेजा है अंटिल फर्दर इन्फॉर्मेशन। 15 अगस्त जहां स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्लेम द नाइट एक पीसफुल मार्च चल रहा था, उस बीच कुछ लोग स्टूडेंट्स पे पत्थर से अटैक कर रहे थे। जहां हॉस्पिटल के आगे भारी मात्रा में पुलिस भी थी, वहां ये लोग हॉस्पिटल के अंदर जाके तोड़फोड़ कर रहे थे। कई पुलिस को अटैक भी किया गया और बहुत लोग घायल भी हुए। इस केस को CBI के पास देने के बाद संदीप घोष को बार बार CBI की तरफ से बुलाया जा रहा था। CBI के माने तो संदीप घोष और संजय रॉय इन दोनों से कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। CBI को बहुत मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था इन दोनों की तरफ से। CBI को अभी संजय के ऊपर लाइट डिटेक्टर टेस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि संजय अपना हर एक स्टेटमेंट बदल रहा है और CBI को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है इस केस में। 25 अगस्त CBI संदीप घोष के घर जाते हैं, जहां CBI करीब 1 घंटा संदीप घोष के घर के बाहर वेट करते हैं। कॉलिंग बिल्स और फोन कॉल्स भी संदीप घोष इग्नोर कर रहे थे। उसके बाद वो कैजुअल बिहेवियर के साथ बाहर आते हैं, जैसे कि उनको कुछ पता नहीं था कि उनके घर के बाहर कोई इंतजार कर रहा है। ये केस को ऑलरेडी 20 दिन हो चुका है और अभी भी CBI के हाथ कोई वैलिड प्रूफ नहीं लगा है। इस केस पे इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और आशा करते हैं बहुत जल्द बाकी दोषी को भी पकड़ा जाएगा। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में हुई इस घटना एक शर्मदायक घटना है। ये घटना ये दर्शाता है कि आज के टाइम अगर किसी के पास पॉलिटिकल पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है। मेडिकल स्टूडेंट्स और देश के कई लोगों का मानना है कि ये अकेले संजय का काम नहीं है। इस केस ने बहुत सारा सवाल खड़े किए हैं, क्या ये अकेले एक इंसान का काम हो सकता है? स्पेशलिस्ट का कहना है It cannot be from a single person. It must be from the multiple persons with the multiple way of assault. तो उनका नाम कब तक सामने आएगा? क्वेश्चन नंबर 2, क्यों इस केस को शुरू से सुसाइड कहा गया? जहां एक डेड बॉडी हाफ नेक कंडीशन में पड़ी थी और उनके आंख से और बाकी पार्ट से भी खून नजर आ रहा था और एसल्ट का निशान भी नजर आ रहा था, तो इस केस को कैसे बिना जांच के सुसाइड कहा गया? क्वेश्चन नंबर 3, 15 अगस्त जहां पीसफुल मार्च चल रहा था, वहां कौन लोग हॉस्पिटल में अटैक किए? आखिर उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4, 14 आवर क्यों लगी FIR रजिस्टर करने में? सुबह 10:10 में जहां सुसाइड का GD रजिस्टर हुआ था, क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही थी? ऐसे कई सारे क्वेश्चन के आंसर अभी तक नहीं मिला है। शेक्सपियर ने कहा था हेल इज एम्प्टी, ऑल द डेविल्स आर हियर। कहीं ना कहीं डेविल्स यहाँ सिर्फ वो लोग नहीं जो ये क्राइम किए हैं, डेविल वो भी है जो यह क्राइम करने वालों को बचाने की कोशिश में है।